गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दिलकेश आपका धीरती क्लासेस में फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं जो विषय लेकर चला था संविधान को, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो संविधान की प्रमुख अनुसूचियां हैं उसके बारे में आज जिक्र करूंगा। जब भारत का संविधान बना तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, पर समय समय पे जो परिवर्तन होता गया और संशोधन के माध्यम से वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 है और 12 अनुसूचियों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, हम लोग आज इसी पे चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियां हमने पहले भी अभी बताया आपको कि जब संविधान लागू हुआ तो दैट टाइम 8 ही अनुसूचियां थीं और अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो संविधान लागू होने के समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब इन 12 पे हम लोग 1 बाय 1 करके जिक्र करेंगे। इसमें जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची जो है ये भारत के संपूर्ण राज्यों के बारे में जिक्र करता है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रथम अनुसूची जो है उसमें भारतीय घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो प्रथम अनुसूची को आप याद रख सकते हैं, घटक राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश। घटक राज्यों की संख्या अभी वर्तमान में 28 है और संघ शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है, तो टोटल हो गए 36। ये प्रथम अनुसूची में आपको दिया गया है। यानी प्रथम अनुसूची से हमें विभिन्न राज्यों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसी में देखेंगे द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची जो है ये भारतीय राज्य व्यवस्था के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में जानकारी देता है। द्वितीय अनुसूची जो है, जो राज्य व्यवस्था यानी राज्य में जो व्यवस्थाएं स्थापित हैं उसमें जो पदाधिकारी लगे हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। यानी आप कह सकते हैं राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो द्वितीय अनुसूची में राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में
जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रथम अनुसूची में जितने भी भारत के राज्य हैं, चाहे वो स्टेट हो या यूनियन स्टेट हो, उन सभी के बारे में, और टोटल संख्या जो उनकी है वो 36 है, यानी 28 और 8। और दूसरी अनुसूची में हम देखते क्या हैं कि इसमें राज्य व्यवस्था, यानी राज्य में जो पदाधिकारी लगे हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तृतीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची जो है वो पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले अपने पद के समय शपथ ग्रहण के बारे में बताता है। यानी इसमें तृतीय अनुसूची में जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। तो बेसिकली तृतीय अनुसूची में उनके शपथ ग्रहण से संबंधित बातें बताई गई हैं। आप यहाँ कह सकते हैं पदाधिकारियों के लिए पद का शपथ के बारे में दिया गया है। यानी तृतीय अनुसूची में जो पदाधिकारी होते हैं उनके पद शपथ, यानी जो पद पे हैं या होंगे उनके उस पद की शपथ दिलाई जाती है। चतुर्थ अनुसूची, इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में या राज्यसभा के लिए निर्वाचित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें राज्यसभा में चुनाव के लिए या राज्यसभा सीटों के लिए क्षेत्रों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा सीटों के लिए क्षेत्रों का आवंटन, यानी आप कह सकते हैं कि चतुर्थ जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची भारत के जनजातीय समूहों में प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे लागू करना है उसके बारे में इसमें बतलाया गया है। तो इसमें संपूर्ण भारत में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने की बात कही गई है। तो आप इसमें देख सकते हैं जनजातीय, जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, ये पांचवी अनुसूची में कही गई है। छठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रशासन के बारे में बतलाया गया है छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में विशेष क्षेत्रों के बारे में कहा गया है जिसमें नाम दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में
दिया गया है। तो इसमें क्षेत्र विशेष कर दिया गया है। 5वीं अनुसूची में संपूर्ण भारत के लिए जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनमें प्रशासनिक व्यवस्था कैसे स्थापित होगी उसके बारे में जिक्र किया गया है। और 6ठी अनुसूची में इन विशेष क्षेत्रों को लेकर दिखाया गया है। दोनों बातें सेम है, लेकिन वो संपूर्ण भारत के लिए है और ये विशेष क्षेत्रों के लिए जिसमें अलग से दे दिया गया है 6ठी अनुसूची में, जिसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इनमें अनुसूचित जातियों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बतलाया गया है। आगे जो हम देखते हैं 7वीं अनुसूची, उसमें बेसिकली शक्तियों का विभाजन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची को 3 उप सूचियों में बांट दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों को हम लोग अलग अलग से देखेंगे। उसमें विषय वस्तु दिए गए हैं कि राज्य के लिए कितने विषय हैं, केंद्र के लिए कितने विषय हैं और समवर्ती सूची के लिए कितने विषय हैं। इससे पहला वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध कराते रहें। हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है जो दिघवारा में आता है, गुप्तेश्वर नाथ मंदिर है उसके नज़दीक है। और दिघवारा के लिए एकमात्र संस्थान हम कह सकते हैं जहाँ पे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। तो अपने बच्चों को कृपया, या जो बच्चे देख रहे होंगे इस चैनल को, वो आकर एक बार कम से कम अपना यहाँ पे अपना टाइम दें और देखें क्या है यहाँ की माहौल है। हम अभी चलेंगे 7वीं अनुसूची पर। तो 7वीं अनुसूची जो है, सातवीं अनुसूची जो है बेसिकली ये केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची इसी से संबंधित है, शक्तियों के विभाजन से। इसके अंतर्गत 3 उपसूचियां बनाई गई हैं। उपसूचियों में पहला आता है संघ सूची, दूसरा आता है राज्य सूची और तीसरा आता है समवर्ती सूची। ये 3 तरह की उपसूचियां हैं। संघ सूची कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार इस पे अपना कार्य करेगी, विषय पर अपना वर्क करेगी, कानून बनाएगी। राज्य सूची के लिए जो विषय दिया गया राज्य सरकार अपना कार्य करेगी। समवर्ती सूची उस सूची को कहते हैं जिसपे केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों मिलकर कार्य करती हो, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। संघ सूची में विषय से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं और वर्तमान में कितने हैं। तो जिस समय इसको रखा गया उस समय इसमें 97 विषय दिए गए। अभी वर्तमान में 100 विषय हैं। तो जिस समय लागू हुआ उस समय 97 विषय दिए गए थे, वर्तमान में अभी 100 विषय हैं। उसी तरह से राज्य सूची जिस समय लागू किया गया 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 48 विषय दिया गया था, वर्तमान में 52 विषय हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि संघ सूची में कितने विषय हैं, 97 विषय थे, अभी वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, अभी वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 48 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है
और जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं मान्य थी संविधान के हिसाब से, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 14 से 22 भाषाएं हो गई, अभी वर्तमान में है। और ये जो भाषा जो बढ़ी है, ये संविधान संशोधन के माध्यम से समय समय पर इसकी संख्या बढ़ती गई। पहला जो संविधान संशोधन हुआ, उस संशोधन का नाम है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत पहली जो भाषा जोड़ी गई ना 14 के बाद, वो था सिंधी भाषा। तो 14 से एक 15 हो गया। तो आपको अब जो भाषा याद रखना है जो जोड़ा गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। 8वीं अनुसूची के तहत अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, और जो संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, एग्जामिनेशंस में यही पूछा जाता है, और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि पहला जो भाषा जोड़ा गया था, जो संविधान लागू होने के बाद जो पहला भाषा जोड़ा गया था, वो 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को। ये याद रखना है। कब जोड़ा गया? 1967 में। कौन सा संविधान संशोधन? तो 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद 3 भाषा को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में। उसमें कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली, ये 3 भाषा 1992 में जोड़ा गया। तो अब भाषाओं की कुल संख्या 18 हो गई। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को जोड़ा गया। 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें एक बिहार की भाषा है मैथिली, बाकी 3 भाषाएं जो है, 2 भाषा जो है वो बेसिकली झारखंड से है और एक असम से है। तो ये सभी भाषाएं जो हैं मिलाकर 22 हो गई। तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं संविधान में उल्लेखित। ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये भी संविधान संशोधन के तहत अनुसूची में जोड़ा गया। तो उसको भी एक एक करके देखते हैं। 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची आती है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्य में संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित बातों को बताया गया है या उल्लेख किया गया है। तो 9वीं अनुसूची जो है, नौवीं अनुसूची, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत। और इस किससे संबंधित है? तो ये संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित है। ये बात याद रखना है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और इसका संबंध किससे है? तो संपत्तियों के अधिग्रहण से या उसके उल्लेख से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है, इसे भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जो जोड़ा गया है वो संविधान संशोधन ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो जोड़ा गया 10वीं अनुसूची, वो जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा।
52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा। और 10वीं अनुसूची का जो संबंध है ना, वो बेसिकली दल बदल कानून से है। दल बदल कहने का मतलब है कि कोई भी पार्टी से जो उम्मीदवार जीतता है वो दूसरे पार्टी के दल में मिल नहीं सकता है। हाँ, एक संख्या में जाएगा तब उसमें वो मिलने के हकदार होते हैं, लेकिन कोई ऐसे ही जाए इस पार्टी से जीतकर उस पार्टी में, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी के लिए कानून बना। तो ये बना 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा। इसको दल बदल कानून से समझते हैं, दल बदल कानून कहिएगा इसको, ये याद रखिएगा कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल कानून से संबंधित है। आपने 10वीं अनुसूची तक देखा है, इसमें अभी 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, बेसिकली 11वीं अनुसूची जो है ना वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित है। उस पर भी जिक्र करेंगे अभी हम। इससे पहले कि 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची इसका संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था से है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया और पंचायती राज व्यवस्था में कैसे काम होंगे उसके लिए विषय दिए गए। तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो विषय की संख्या दी गई वो है 29। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से। इसे कब जोड़ा गया, तो 92 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। और विषय की संख्या क्या है पंचायती राज व्यवस्था के लिए, तो वो 29 विषय पर अपना क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। उसी की तरह हम देखेंगे 12वीं अनुसूची। बारहवीं अनुसूची का संबंध देख लेंगे तो हमने बताया कि नगर निगम से यह संबंधित है। नगर निगम से संबंधित है और इसे भी जोड़ा गया। तो वो पॉइंट याद रखना है, 74वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा, यानी इसको भी उसी सन में जोड़ा गया, लेकिन संविधान संशोधन अलग था। यानी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और नगर निगम जो कार्य करेगा उसके लिए भी विषय प्रदान किए गए। तो उसके लिए जो विषय प्रदान किया गया, इसके विषयों की जो संख्या है वो है 18। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए 29 विषय दिए गए और यहाँ नगर निगम के लिए कितने विषय दिए गए, 18 विषय दिए गए। ये टोटल 12 अनुसूचियां हैं और जिससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आगे भी इस तरह का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।